स्क्रीन दिख रहा है सबको? शुरू करें। ऐसा कौन है जो कल नहीं था आज है? आपने पहले लेक्चर किए थे, आज फर्स्ट डे है, एटलीस्ट एक लेक्चर तो किया। तो कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग, राइट? तो अकाउंटिंग में मैंने कल आपको 3 सवाल बताया थे कि उन 3 सवाल का जवाब हमें चाहिए। पहला सवाल क्या था? व्हाट इज अकाउंटिंग। दूसरा सवाल क्या था? व्हाई टू डू अकाउंटिंग। तीसरा सवाल क्या है? हाउ टू डू अकाउंटिंग, राइट? तो पहला सवाल व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या उसका कल हमें जवाब मिला? तो क्या है उसका जवाब? व्हाट इज अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, राइट? कैसे रिकॉर्ड करना? मैन्युअली, राइट? और दूसरा कौन सा प्रकार है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो? कंप्यूटराइज। पर हम कौन सा सीखने वाले हैं? मैन्युअल अकाउंटिंग। ये सॉल्व। फिर उसमें रिकॉर्डिंग के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? व्हाट इज बिजनेस। उसका भी जवाब हमने लिया कि एक इकोनॉमिक डेफिनेशन देखा कि एनी एक्टिविटी अंडरटेकन विद एन एम टू अर्न प्रॉफिट, या एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट इज बिजनेस। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी बाइंग एंड सेलिंग और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, बट अगर एम प्रॉफिट कमाना है देन इट बिकेम योर बिजनेस, राइट? अब बिजनेस कौन चालू करता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं। देयर कैन बी अ सोल ट्रेडर, मतलब वन सिंगल बिजनेसमैन। देयर कैन बी अ पार्टनरशिप, 2 से ज्यादा बिजनेसमैन हो सकते हैं, या देयर कैन बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट? बट उस डिस्कशन में हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बट इतना दिमाग में हमें पता है कि अगर बिजनेस है तो उसे चलाने वाला बिजनेसमैन भी होगा। वो एक हो सकता है या अनेक हो सकते हैं। हमें अकाउंटिंग किसके लिए करना है? बिजनेस के लिए कि बिजनेसमैन के लिए? कीप दिस इन माइंड हमेशा। पहला कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का नाम क्या था? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, जिसमें बिजनेस का अपना खुद का एक अस्तित्व है, बिजनेस की अपनी खुद की एक पर्सनालिटी है। बिजनेस हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दी ओनर। मालिक अलग, बिजनेस अलग। मैंने मेडिकल शॉप स्टार्ट किया तो मेडिकल शॉप इज माय बिजनेस, मैं बिजनेस। मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो रेस्टोरेंट इज माय बिजनेस। उसका नाम चाहे जो कुछ भी हो, रेस्टोरेंट का नाम होगा ना, मेडिकल शॉप का नाम होगा, तो नाम चाहे जो कुछ भी हो, मेरा बिजनेस है, मुझे उस बिजनेस का अकाउंटिंग करना है। मतलब अगर मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो आपका अकाउंटिंग रेस्टोरेंट में क्या आ रहा है, रेस्टोरेंट से क्या जा रहा है, उसका अकाउंटिंग करना, ना कि बिजनेसमैन के पास क्या आ रहा है या बिजनेसमैन से क्या जा रहा है। हाँ, अगर बिजनेसमैन और रेस्टोरेंट के बीच में कुछ लेन देन है तो उसका अकाउंटिंग आप रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए मैंने 50 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए, तो बिजनेस क्या बोलेगा? बिजनेसमैन से 50 लाख रुपए आए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्या होना चाहिए? बिजनेस। बिजनेस में क्या आ रहा है या बिजनेस से क्या जा रहा है। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, राइट? फिर तीसरा, फिर से व्हाट इज अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग मींस टू नोट डाउन, टू राइट इट डाउन। बिजनेस मतलब हमें समझ में आया सेपरेट एंटिटी है, बट इस बिजनेस की हमें किस चीज का अकाउंटिंग करना है? ट्रांजैक्शन। तो कल हमने ट्रांजैक्शंस के कुछ एग्जांपल लिए, हमने डिस्कशन भी किया। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, जहां पर लेन देन होगी, एक्सचेंज होगा, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ जाएगा, राइट? बट वो जो आ रहा है या जो जा रहा है, इट possess some value, it possess some money is worth, उसकी कोई ना कोई मोल है, उसका कोई ना कोई रेट है, उसका कोई ना कोई भाव है, या उसका कोई ना कोई प्राइस है। इट इज एक्सप्रेस इन मनी। कैसे एक्सप्रेस किया गया उसको? मनी में। मैंने 5000 रुपए के गुड्स दिए, 5000 कैश आए। मैंने 5000 सैलरी पे की, या मैंने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदी किया। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। मनी या मनी का वर्थ। व्हाट इज मनी इज वर्थ? तो कल हमने उसके लिए एग्जांपल लिया, राइट? लेट्स फिर से वही एग्जांपल दोहराते हैं। मान लो आप सबका क्या है? खुद का स्टेशनरी शॉप, राइट? आप क्या चला रहे हो? स्टेशनरी शॉप, राइट? अब अकाउंटिंग आपको किस चीज का करना है? खुद का कि स्टेशनरी शॉप का? स्टेशनरी शॉप। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। आप अलग, आपका बिजनेस अलग।
आपको खुद का अकाउंटिंग, खुद का हिसाब, आपको किस चीज का हिसाब रखना है? बिजनेस का, मतलब आपके स्टेशनरी शॉप का, राइट। हिसाब कैसे रखना है? हर ट्रांजैक्शन का। किसका हिसाब रखना है? हर ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? लेन देन, एक्सचेंज। किस चीज का लेन देन, किस चीज का एक्सचेंज? मनी या एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड इन मनी, जिसका भाव आप मनी में कर सकते हो, जिसका मोल है, बट वो मोल कैसे है? मनी में, राइट। से फॉर एग्जांपल, तो आपका स्टेशनरी शॉप पे आप होलसेल मार्केट में गए और 100 डजन नोटबुक खरीदी और उसको 50,000 रुपए देके आए। इज इट अ ट्रांजैक्शन? क्यों? क्या क्या देखना है ट्रांजैक्शन में? क्या क्या होना चाहिए? पहला, एक्सचेंज। हो रहा है क्या एक्सचेंज? कैसे एक्सचेंज हो रहा है? नोटबुक आ रहे हैं और पैसा जा रहा है। एंड दूसरा क्या देखना है? इज देयर एनी मनी और मनी वर्थ इन्वॉल्व? तो क्या इसमें पैसा या पैसे का वर्थ इन्वॉल्व है? यस। कितने रुपए की नोटबुक है? 50,000। तो नोटबुक हैज अ वैल्यू। कितने रुपए की वैल्यू? 50,000। आपने दिए कितने? 50,000, राइट। वो नोटबुक लेके आप अपने शॉप में आए, राइट। उसमें से 10 डजन नोटबुक आपने किसी को बेच दिया और उससे आपने 2,000 रुपए ले लिए। इज इट अ ट्रांजैक्शन? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ट्रांजैक्शन? बिजनेस, स्टेशनरी शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेशनरी शॉप से नोटबुक्स गई और स्टेशनरी शॉप में कैश आ गया, तो नोटबुक जो जा रही है कितने रुपए की जा रही है? 1000। और कैश कितनी आ रही है? 1000। तो इट इज अ ट्रांजैक्शन, राइट। अब आपका दोस्त आया आपकी दुकान में, वो बोला कि मुझे 10 नोटबुक दे देना, तो आपने उसको 10 नोटबुक दे दी निकाल के और उसको बोला भाई 1000 रुपया दे। कितना दे दे? राइट। उसने बोला पैसा अभी नहीं दूंगा, मैं अगले महीने में पगार होने के बाद दूंगा, राइट। तो आपने नोटबुक तो दे दी उसने, लेकिन क्या उसने पैसा दिया? क्या उसने बोला? पैसा कब देगा वो? अगले महीने पगार होगा। तो अभी नोटबुक लेके गया और क्या बोला? पैसा बाद में। तो क्या यहां पर एक्सचेंज हुआ? क्या एक्सचेंज हुआ? नोटबुक तो दिए, बदले में प्रॉमिस आया, राइट। क्या उस प्रॉमिस की कीमत है? कितनी कीमत है? 1000। तो मैं क्या बोलूंगा? 1000 की नोटबुक दी है और 1000 का प्रॉमिस। इट इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। कल हमने और एक इस प्रकार का एग्जांपल लिया था। कोई एक ऐसा ही एरा आदमी आपके दुकान में आया, बोला 4 नोटबुक चाहिए। आपने बोला भाई 400 निकाल, 100 रुपए की एक नोटबुक है, 400 रुपए निकाल। वो बोला पैसा नहीं है, कल सुबह में पैसा दे दूंगा। तो आपने उसे बोला कल सुबह आके फिर नोटबुक भी लेके जाना। तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? क्यों नहीं है? क्योंकि वो बोला पैसे दूंगा, हमने बोला नोटबुक देंगे। तो उसने भी प्रॉमिस दिया, हमने भी प्रॉमिस दिया। तो प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। इसमें कंफर्म कुछ भी नहीं है, ना उसने हमें पैसे दिए, ना हमने उसको नोटबुक दी। तो कोई भी कंफर्म नहीं हुआ। अगर आया भी नहीं अगले 40 साल तक, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कोई फायदे या नुकसान में। हाँ, अगर मैं उसको नोटबुक दे दूंगा, then it will become my transaction. Understood what I'm trying to say? अगर मैं उसको नोटबुक दे दूंगा, then only it will be my transaction. Otherwise वो मेरे लिए ट्रांजैक्शन नहीं होगी। Is this point clear? कोई डाउट? What is transaction and what is not transaction? Right? एक और एग्जांपल हमने कल लिया था कि भाई आपने दुकान का ओपनिंग रखा है और आपका दोस्त आया, ओपनिंग पर आपको घड़ी देके गया, राइट। और तुरंत बोला कि भाई ये दुकान में लगा दो। तो आपने वो घड़ी उठा के दुकान में लगा दी, राइट। इज इट अ ट्रांजैक्शन? नो, प्राइमा फेसी इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। आपने क्या समझा? ये क्या है? गिफ्ट है। तो यहाँ पर दोनों चीजें मिसिंग है। देयर इज नो एक्सचेंज एंड देयर इज नो मनी इज वर्थ। पैसे का वर्थ भी नहीं है आपके लिए, घड़ी की कीमत 0 है, तो मनी वर्थ मिसिंग है। भले आप बोलोगे सर उसको हमने समोसा चाय नाश्ता दिया, तो क्या घड़ी के बदले में दिया? नहीं। सो इट इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। या आपने घड़ी ली और दीवार पर लगा दी, बदले में ना उस घड़ी के बदले में ना आपने उसको पैसे दिए, ना उस घड़ी के बदले में आपने उसको प्रॉमिस दिया, तो इट डजंट बिकम अ ट्रांजैक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर? बट जैसे आपने घड़ी लगाई, उसने बोल दिया 800 रुपए की दे देना। आपने बोला हाँ ठीक है, अगले महीने में दे दूंगा। आपने घड़ी तो ऑलरेडी लगा दी, तो नाउ इज इट बिकम ट्रांजैक्शन? कैसे किया? घड़ी आ गई और घड़ी के बदले में प्रॉमिस, इट बिकम अ ट्रांजैक्शन। तो आपको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
थोड़ी ट्रांजैक्शन क्लियर है सबको? तो पहला सवाल का जवाब यहां तक क्लियर है सबको? क्या था हमारा पहला सवाल, फिर से बोलो। व्हाट इज अकाउंटिंग? व्हाट इज अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कल से लेके आज तक हमने इस एक सवाल का जवाब दिया, फिर से बोलो। व्हाट इज अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस पे होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, राइट। अब अगले सवाल पर आते हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस है कि जैसे कि हमने स्टेशनरी लिया, पैसा दिया, राइट। अगली ट्रांजैक्शन है पैसा लिया, स्टेशनरी दिया। उसकी अगली ट्रांजैक्शन है कंप्यूटर लिया, पैसा दिया, राइट। तो दिस आर द ट्रांजैक्शन जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि स्टेशनरी दिया, प्रॉमिस लिया। तो यहाँ पर हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया, व्हाट इज अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं ऑन द सेकंड सवाल। क्या है सेकंड सवाल? व्हाई टू डू अकाउंटिंग करना ही क्यों? अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। बिजनेस के जो कुछ भी लेन देन है, आपने बिजनेस में कुछ खरीदा, बिजनेस से कुछ बेचा, बिजनेस के लिए कुछ पैसे खर्च किए, तो इन सबका हिसाब रखो। तो सवाल आता है ये हिसाब रखना ही क्यों है, ये अकाउंटिंग करना ही क्यों? नहीं किया तो बिजनेस तो चलता रहेगा ना। बिजनेस चलाने के लिए अकाउंटिंग करना जरूरी है क्या? बिजनेस तो पैसे पे चलेगा, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, बट अब कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा तो फर्क पड़ेगा क्या बिजनेस को? जैसे कि मान लो कोई छोटा मोटा वड़ा पाव का बिजनेस कर रहा है, आपको लगता है वो अकाउंटिंग हिसाब करता होगा हर ट्रांजैक्शन का? पैसा आ रहा है, दिन भर में वड़ा पाव बेचे, शाम को काउंट किया कितना पैसा आया, जीपे पे कितना है, टोटल किया, घर चला गया। इट डजंट हैव टू कीप एनी रिकॉर्ड। समझ रहे हो कि नहीं? बट द्वारकादास श्याम कुमार जैसा बिजनेस, क्या लगता है आपको वो बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता होगा या नहीं? यस और नो? क्यों? वो वड़ा पाव जैसे क्यों नहीं कर सकता है? दिन में जितनी साड़ियां बेची, मान लो आज 2 लाख रुपए कलेक्ट हुआ, बस डालो बैंक में, काम खत्म। तो अकाउंटिंग ना करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आपको आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट है यही पता नहीं चलेगा। अगर हिसाब ही नहीं रखोगे कि क्या आया, क्या गया, मैंने कितना कमाया, कितना खर्च किया, इसकी मेरे पास कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो मैं प्रॉफिट ढूंढ नहीं पाऊंगा। समझे? पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, हिसाब ही नहीं किया, बस मन में पता है कि हाँ फायदा हो रहा है, बट कितना एग्जैक्टली फायदा आपको कोई भी बता नहीं पाएगा अगर आपने अकाउंटिंग नहीं की। तो अकाउंटिंग करने का प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। प्रॉफिट में तो हो शायद नहीं हो, यू डोंट नो कितना प्रॉफिट, यू डोंट नो कितना लॉस, यू डोंट नो। वो एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस आपको तभी पता चलेगा जब आप हिसाब करोगे, राइट। उसके लिए मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिया था। मान लो आप सुबह पिकनिक पर जा रहे हैं और घर वालों ने आपको 500 रुपए पॉकेट मनी दिया, राइट। पूरे दिन आपने उस 500 रुपए में से थोड़े 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 पैसे खर्च किए। घर वापस आ रहे आपने देख लिया कि 50 रुपए बचे, तो आपने क्या मान लिया? क्या मान लिया? 500 रुपए सुबह थे, शाम को 50 रुपए, वापस घर आते वक्त 50 रुपए जेब में, तो क्या मान लिया? अरे क्या मान लिया? 450 खर्च हो गया आपका। कुल मिला के आपने क्या मान लिया? 450 खर्च हो गया। बट फिर आपने बोला कि यार मैं जरा हिसाब करके देखता हूं। फिर आपने अमाउंट निकाली कि सुबह मैंने ऑटो वाले को 100 रुपए दिया, फिर 50 रुपए का स्नैक्स लिया, राइट, फिर 50 रुपए का सुवेनियर लिया, राइट, फिर 50 रुपए का कोल्ड ड्रिंक लिया, जोड़ दिया और टोटल आई 400। और आपकी जेब में कितने होने कितने चाहिए? 100। आपके हिसाब से अभी आपने हिसाब किया ना, तो हिसाब में कितना आ रहा है? 400। और आपके हिसाब से बिना हिसाब किए कितना आ रहा था? 450। तो हिसाब करने पर पता चला कि 50 रुपए की कुछ तो गड़बड़ है। अगर हिसाब ही नहीं करते, अकाउंट ही नहीं करते, तो आप क्या मान के चलते? 450 हो गया। बट क्या 450 सही है? ये तभी पता चलेगा जब अकाउंटिंग करोगे। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो आप वही अंदाजा, 450 तो 50 गिर गए, कि आप किसी से आने बाकी है तब क्लिक होगा। तो आपको याद आया, अरे मैंने सुबह उसको 100 रुपए कोल्ड ड्रिंक के दिए थे, कोल्ड ड्रिंक लिया लेकिन 50 रुपया लेना भूल गया। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो हिसाब नहीं करोगे तो आप हमेशा अंदाजा कि हाँ ठीक है जो बचा है वो सही है, और हिसाब करोगे तो यू गेट दी एग्जैक्ट फिगर्स, जो है वो सही है या नहीं। इज दिस पॉइंट,
राइट। तो फिर अकाउंटिंग क्यों करते हैं? तो पहला रीजन क्यों करना चाहिए अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड बिजनेस के लॉसेस, दोनों नहीं हो सकता, जो है वो मिलेगा। अगर बिजनेस फायदे में है तो फायदा कितना है उसकी अमाउंट मिलेगी, बिजनेस अगर लॉस में है तो लॉस कितना है उसकी अमाउंट मिलेगी। तो पहला रीजन क्यों करना है अकाउंटिंग, टू अर्न प्रॉफिट और टू फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए हम कर क्या रहे, बिजनेस, बिजनेस से फायदा होगा, बट कितना फायदा हुआ ये कौन बताएगा, अकाउंटिंग। समझ रहे नहीं? तो अकाउंटिंग करने का प्राइमरी फर्स्ट रीजन इज व्हाट, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इज दिस पॉइंट? एंड देयर इज सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन, second important reason is to find the financial position of business. To find what? Financial position of business. What is financial position? Financial position मतलब कि बिजनेस के पास किसी एक पर्टिकुलर दिन क्या क्या बाकी है, किसे किसे कितना कितना आना है, किसे किसे कितना कितना देना है, मेरे ऊपर कितना कर्जा है, मुझे किससे किससे कितना कितना आना है, प्लस मेरे पास क्या माल मत्ता यानी कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है। अगर हिसाब नहीं करोगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आपके पास क्या है, कितना है, किसे कितना देना है, किसे कितना आना है। राइट। मान लो आप सिंपल सा बिजनेस कर रहे हो, वड़ा पाव का स्टॉल चला गया, राइट। आजू बाजू के ऑफिस कभी कभी आपसे क्या करते हैं, वड़ा पाव उधार लेके चले जाते हैं, राइट। आप हिसाब ही नहीं कर रहे, आपको बस पता है इसने उधार लिया, इसने उधार लिया, तो आप उनसे मांगते रहते हो उधार दो उधार दो, फिर वो आके 1000 रुपए देके जाता है, हाँ हो गया अपना उधार क्लियर, तो आप मान के रख लेते हो, नो, क्योंकि हिसाब ही नहीं। और अगर आप हिसाब रखोगे कि यार इससे 1200 आने, इससे 1300 आने, इससे 1500 आने, राइट। अब आपने देखा होगा कि जो दुकान ऑफिसेस होते हैं वहां पर जो रेगुलर बेसिस पर चाय सप्लाई करता है, वो साथ में अपनी एक डायरी लेके आता है, राइट। जैसे वो 10 चाय सर्व करेगा, उधर का जो हेड होगा वो एंट्री करेगा 10 चाय और साइन करेगा, तो महीने के एंड में वो जोड़ेगा कितनी चाय होगी। तो सिंपल से हिसाब है, समझ रहे कि नहीं? तो अकाउंटिंग करोगे तो फिर हिसाब मिलेगा किससे कितना आना है, किससे कितना देना है, मेरे सर के ऊपर क्या कर्जा है, ये और नो, मेरे पास क्या एसेट है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो तभी पता चलेगा जब हिसाब करोगे। नहीं तो पता है हाँ क्या है, चेयर्स है, टेबल है, गाड़ी है, गैस है, वो पता है, आइटम्स पता है, लेकिन उसकी वैल्यू, उसकी कीमत नहीं पता। अंडरस्टूड? सो आपको फाइनेंशियल पोजीशन अगर चाहिए तो अकाउंटिंग करना पड़ेगा। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब उसमें दो साइड्स होंगे, एक आपके पास क्या एसेट्स है, राइट। एसेट मतलब दो चीजें होती है, एक जो पैसा आना बाकी है वो भी आपकी एसेट है, और जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो भी आपकी एसेट। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, दो चीजें मिलेगी आपको, एक एसेट्स, एसेट्स में क्या होगा, जो पैसा आपको आना बाकी है, एंड प्लस जो प्रॉपर्टी आपके पास दुकान की है, दुकान की एसेट की बात कर रहे हैं, खुद की हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस। तो प्रॉफिट किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं, बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब दो साइड्स, एक क्या मिलेगा आपको, एसेट, और दूसरी साइड क्या मिलेगी आपको, लायबिलिटीज। एसेट्स मतलब क्या मिलेगा, आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्लस आपको बाहर वालों से कितना पैसा आना है, वो एसेट्स। और लायबिलिटी मतलब जो आपके सर के ऊपर कर्जा है, आपको जो बाहर वालों को पैसा देना है। आपको मतलब यहाँ पर आप मतलब कौन है, बिजनेस। बिजनेस को किससे किससे पैसा आना है, प्लस बिजनेस के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस की क्या बन गई, एसेट। और बिजनेस को जो लोगों को देना बाकी है वो बिजनेस की क्या बन गई, लायबिलिटी। इन एसेट्स और लायबिलिटी को कंबाइनिंगली क्या बोला जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो सवाल क्या है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई टू डू अकाउंटिंग, क्यों करना है अकाउंटिंग। उसके प्राइमरी दो रीजंस। पहला रीजन क्या है इसका, टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। यस और नो, बिना अकाउंटिंग के आपको बिजनेस का फायदा नुकसान पता नहीं चलेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा। एंड दूसरा रीजन, टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। टू फाइंड व्हाट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, कितना आना बाकी है, कितना देना बाकी है, क्या क्या प्रॉपर्टी आपके पास है। इज दिस पॉइंट विदाउट कोई दिक्कत, राइट। तो लिखना है कि आगे बढ़े, जिन्होंने लिखा है लिखना है कि आगे बढ़े, अगले पॉइंट पर चले, तीसरे सवाल पर जो इंपॉर्टेंट है।
चलो नोट इट डाउन। कल का अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो उसके लिए एक पेज छोड़ देना और दूसरे पेज पर वाई टू डू अकाउंटिंग का रीजन लिख दो। कल का जो लिखना बाकी है वो रिकॉर्डेड लेक्चर से आप लिख सकते हैं, है ना। फिर पहले से लिखा हुआ है तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो लिख। डन। चलो तो फटाफट क्विक रिवाइज करते हैं दोनों पॉइंट्स। क्या था पहला सवाल, व्हाट इज अकाउंट? उसका जवाब क्लियर है, सिंपल है। क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के जो लेन देन होंगे जो आप मनी में काउंट कर सकते हो, उन सारे लेन देन को रिकॉर्ड। अब सवाल है क्यों रिकॉर्ड करना? तो एक टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग नहीं करोगे तो प्रॉफिट कितना लॉस कितना पता नहीं चलेगा। एंड सेकंड इज व्हाट? टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। व्हाट डज फाइनेंशियल पोजीशन मींस? फाइनेंशियल पोजीशन मींस कि आपके पास क्या क्या एसेट्स है और आपके पास क्या क्या लायबिलिटीज है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन, ब्रैकेट में व्हाट? एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ assets and liability of whom? Businessman. तो फाइनेंशियल पोजीशन ब्रैकेट में क्या लिखो? assets and liability of business. Financial position means what? Assets and liabilities of business. Assets मतलब क्या? Assets मतलब प्रॉपर्टी। Assets मतलब क्या? प्रॉपर्टी। अगर आप सबके जेब में अपना खुद का मोबाइल है तो वो मोबाइल आपका एसेट है। अगर आपके पास कैश है तो कैश आपकी लायबिलिटी है कि एसेट है? एसेट है, प्रॉपर्टी आपका है। अगर आप गाड़ी पर आए हो, नीचे गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी आपकी लायबिलिटी है, कर्जा है? नहीं, सॉरी, गाड़ी क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है ना, बिलोंगिंग है। ये सर नो आप बोलते हैं ना लॉस्ट प्रॉपर्टी, स्कूल में पूछते थे किसी का कुछ रहा मिला तो पूछते थे कि नहीं पूछते थे? लॉस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मींस किसका बिलोंगिंग है, तो आपके जो बिलोंगिंग है वो आपका एसेट है। प्लस अगर आपको किसी से पैसा आना बाकी है तो वो भी आपकी एसेट है। आपने दोस्त को पैसे उधार दिए तो आपने याद रखा है इससे 100 रुपए आने, तो वो 100 रुपए आपकी एसेट है। अगर आपको किसी से पैसा आना बाकी है तो वो भी आपकी एसेट है। जो आपका है वो तो आपका है ही, बट अगर आपको जो आना बाकी है, आना बाकी, आपने दोस्त को पैसे उधार दिए, आज नहीं तो कल उससे पैसा वापस आएगा, तो जो पैसा आना बाकी दैट इज आल्सो योर एसेट, राइट? तो व्हाट इज एसेट? बेसिकली एसेट मतलब जो चीज ऑलरेडी कैश फॉर्म में है या जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारा एसेट है। सिंपल लॉजिक क्या है एसेट के पीछे का? एसेट मतलब जो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, जो ऑलरेडी किस फॉर्म में है? कैश है, नगद फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। कैश को लिक्विड बोलते हैं फाइनेंस लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं? लिक्विड। जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है? लिक्विड। अच्छा, ये लिक्विड साइंस वाला लिक्विड नहीं, फाइनेंस में लिक्विड का मतलब क्या है? कैश। तो जो एसेट ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में वो तो एसेट है ही, और जिसको आप लिक्विड में यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो भी एसेट है। तो आप इमेजिन करो आपके पास जो जो चीजें आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो सारी आपके लिए क्या बन गई? एसेट। तो जिससे पैसा आना बाकी है
वो भी एसेट होगी कि उससे क्या आना बाकी है, कैश। तो आज नहीं तो कल उससे क्या आएगा, कैश। तो वो तो बाद में कैश में कन्वर्ट होगा। अपने दोस्त को 1000 रुपए उधार दिए तो उससे 1000 रुपया आना बाकी है, तो जब 1000 आएगा तो क्या आएगा, कैश। इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू मनी, दैट्स व्हाई इट बिकेम योर एसेट। तो एनीथिंग which can be converted into cash will be termed as your asset. Is this point clear? पक्का? Then what is liability? Liability is very simple. Liability मतलब सिंपल भाषा में कर्जा। Liability का सिंपल भाषा में क्या मतलब है, कर्जा। अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए तो it is your liability, आपको उसको पैसा वापस करना, it became your liability. आपने किसी से माल उधार लिया है तो उसके बदले में उसको पैसा देना है, तो it became your liability. आपने बैंक से कर्जा लिया है तो बैंक का कर्जा is also your liability. बट यहाँ पर जब हम बैलेंस शीट मतलब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिजनेस, कि बिजनेस को किससे किससे कितना कितना आना है, प्लस बिजनेस की क्या बिलोंगिंग है, एंड बिजनेस को किससे किससे कितना कितना पैसा देना है। इज दिस पॉइंट क्लियर, राइट? तो व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हाट इज एसेट्स, प्रॉपर्टी बिलोंगिंग एंड जो पैसा आपको आना बाकी है, दैट इज एसेट। एंड व्हाट इज लायबिलिटी, जो पैसा आपको देना बाकी, दैट बिकम योर लायबिलिटी, राइट? तो मैंने घर खरीदा, घर इज माय एसेट, बट घर खरीदने के लिए मैंने बैंक से कर्जा लिया तो कर्जा इज लायबिलिटी, है ना? बैंक मेरे को स्टेटमेंट देगी, बोलेगी 40 लाख का कर्जा है और इधर मेरा 1 करोड़ का घर है, तो 1 करोड़ का घर इज एसेट, 40 लाख इज लायबिलिटी। समझ रहे कि नहीं? कार खरीदी, कार इज एसेट, यस और पेट्रोल खरीदा, पेट्रोल इज अपने पेट्रोल खरीदो तो क्या पेट्रोल एसेट है। अच्छा, गोल्ड खरीदा, इज गोल्ड एसेट, यस, है कि नहीं? घर पर फर्नीचर खरीदा, इज इट एसेट? घर पर या दुकान पर, कहीं पर भी फर्नीचर खरीदा, इज इट एसेट? टीवी खरीदा, मोबाइल खरीदा, अरे ये सर नो, टीवी एसेट है या नहीं? मोबाइल आप चाहो तो उसको बेच के कैश पे कन्वर्ट कर सकते हो, टीवी को बेच के एसेट कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मे भी आप बोलोगे लेकिन सर टीवी तो 1 लाख रुपए का था, आप बेचने जाओगे तो 40,000 ही मिलेगा, चलेगा। मोबाइल 50,000 का था, बेचने जाओगे तो 10,000 मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना। समझ रहे? इट हैज अ रीसेल वैल्यू, इट हैज व्हाट, रीसेल वैल्यू। कोई ना कोई बेचने पर, गाड़ी है बेचने पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। ये सब नो, गोल्ड है उसका तो उल्टा प्राइस बढ़ भी सकता है, जमीन है उसका प्राइस बढ़ भी सकता है। तो जो कुछ भी अगर आप चीजों को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज योर एसेट। तो मोबाइल एसेट है, मोबाइल रिचार्ज जो कर रहे लायबिलिटी है, इट इज योर एक्सपेंस। वो क्या है, आपका खर्चा है, पैसा दिया वो वापस नहीं आएगा। लायबिलिटी मतलब क्या है, जो पैसा देना बाकी है। मैंने पैसा दे दिया और वो काम करवा लिया, लेकिन वो जो पैसा गया वो वापस नहीं आने वाला, देन दैट इज एक्सपेंस। तो कार इज एसेट, लेकिन पेट्रोल एक्सपेंस। जो पेट्रोल मैंने 1000 रुपए का डाला, अगले चौक पर निकाल के बेच दिया, ऐसा करते हैं, यूज इट। अब वो पेट्रोल 1000 रुपए का, आपने 100 किलोमीटर गाड़ी घुमाई, पेट्रोल खत्म। समझ रहे हो ना? वो जो 1000 रुपए का पेट्रोल है वापस कहीं से रिक्रिएट कर सकते हो और उसको बेच सकते हो क्या? तो जो पैसे दे के ऑलरेडी मैंने पेट्रोल खरीदा है, दैट बिकेम माय एक्सपेंस। तो मोबाइल रिचार्ज इज योर एक्सपेंस, मोबाइल इज योर एसेट, राइट? इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस की एसेट, एक्सपेंस पे करोगे इलेक्ट्रिसिटी यूज की, लेकिन मेरे घर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, बोला 12 तारीख तक पे करो, अभी तक मैंने पे नहीं किया, लेकिन घर पर बिल आ चुका है, then that became my liability। बिल घर पर आ चुका है, पे करना बाकी है, then it is liability। पे कर दिया, then it became expense। समझ रहे? बिल जब तक पे नहीं हुआ तब तक क्या है, लायबिलिटी। एक बार पे हो गया, क्या हो गया, खर्चा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कोई डाउट, कोई दिक्कत, राइट? तो व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? सिंपल भाषा में इट विल शो यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटी, वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट? अब चले तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर। क्या है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल? हाउ टू डू अकाउंटिंग। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल?
हाउ टू डू। अभी तक हमने 2 सवालों का जवाब दिया। व्हाट इज अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस पे होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। क्यों रिकॉर्ड करना? ताकि ये रिकॉर्ड करोगे तो आपको बिजनेस का फायदा नुकसान एंड बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो ना आपको बिजनेस का फायदा नुकसान पता चलेगा, ना आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी। ये 2 पॉइंट क्लियर है, दोनों सवालों का जवाब क्लियर है। अब अगर अकाउंटिंग करना है तो क्यों करना है, उसका जवाब आ गया। अब अकाउंटिंग कैसे करना है? अकाउंटिंग करना है तो क्लियर है, क्यों करना है वो भी क्लियर है, पर अब सवाल क्या है, कैसे करना है, हिसाब कैसे रखना है, राइट? तो अकाउंटिंग करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक मेथड होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए कि जो सबके लिए सेम है? मतलब अगर मैं चाय की टपरी भी चला रहा हूं तो भी अकाउंटिंग का तरीका वही होना चाहिए, या मैं 5 स्टार होटल चला रहा हूं तो भी अकाउंटिंग का तरीका वही होना चाहिए, कि अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करेंगे? समझ रहे? मतलब मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं या चाहे बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, सबके लिए अकाउंटिंग की मेथड कॉमन होगी कि हर बिजनेस के लिए अकाउंटिंग की मेथड अलग अलग होगी? तो जवाब क्या है? देयर हैज टू बी अ सिंपल सिंगल वे ऑफ अकाउंटिंग, ताकि आपके बिजनेस का अकाउंटिंग कोई भी करे और कोई दूसरा देखे भी तो उसको क्या हो, समझ में आ जाए, राइट? ये तो ऐसा उसने किया हुआ अकाउंटिंग मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैंने किया हुआ अकाउंटिंग किसी और को समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे को जाके उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। अंडरस्टूड ना? सो देयर हैज टू बी अ सिंगल सिस्टम और सिंगल वे ऑफ अकाउंटिंग। देयर हैज टू बी अ कॉमन वे ऑफ अकाउंटिंग। तो ऐसे कितनी कॉमन वेज है, ऐसे कितनी सिस्टम्स हैं? तो दुनिया में देयर इज ओनली वन फुल प्रूफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दुनिया में ऐसे कितनी सिस्टम है अकाउंटिंग की? एक ही है फुल प्रूफ सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड तरीका ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनाइज्ड तरीका। इट इज ऑर्गेनाइज्ड वे, जिसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज द ओनली सिंगल मेथड थ्रूआउट द ग्लोब। थ्रूआउट द ग्लोब, व्हाट इज थ्रूआउट द ग्लोब का मतलब? पूरी दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम एक ही ऑर्गेनाइज तरीका है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, राइट? इसके अलावा कोई दूसरा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। पॉइंट क्लियर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बट अगर आपको डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करना है तो आपको डबल एंट्री सिस्टम सीखनी पड़ेगी। बिना सीखे आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, तो आपको डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग सीखना पड़ेगा। पर इसका एक प्रॉब्लम है, अगर मेरा छोटा सा दुकान है, जैसे वड़ा पाव का स्टॉल है, तो अगर मेरे को डबल एंट्री सिस्टम आता तो मैं वड़ा पाव का स्टॉल डालता क्या? मतलब सब्जी वाला, वड़ा पाव वाला, चाय वाला, इनका नॉलेज बेस, एजुकेशन बेस इज लिमिटेड। तो अगर उसको अकाउंटिंग करना है तो क्या उसको डबल एंट्री सिस्टम सीखना पड़ेगा क्या? तो क्या वो हिसाब नहीं रखे? क्या रख सकता है, तो वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से हिसाब रखे। जैसे मैंने आपको बोला, चाय वाले का भी एग्जांपल दिया, राइट? कि वो चाय जब ऑफिस में बेचता है तो साथ में क्या बेचता है? टाइम। बस सिंपल सा सिस्टम उसने बनाया कि भाई डेट लिखो, कितनी चाय ली वो लिखो और साइन करो, तो महीने के एंड में वो जोड़ेगा कितनी चाय बेची, उतने का बिल बनाएगा। तो एक उसका अपना खुद का तरीका है, इज नॉट यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। तो ऐसे लोग जो अकाउंटिंग तो कर रहे हैं, हिसाब तो कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम, तो उसको क्या बोलेंगे? वो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं। कैसे अकाउंटिंग कर रहे हैं? अनऑर्गेनाइज्ड तरीका। मतलब अगर आप बात करें तो दुनिया में अकाउंटिंग अगर आपको करना है तो देयर इज ओनली वन फुल प्रूफ सिस्टम। वो क्या है? डबल एंट्री सिस्टम, विच इज द ऑर्गेनाइज्ड तरीका। उसका एक अपना पैटर्न है, उसका अपना एक फॉर्मेट है, उसका एक अपना फ्लो है, उसी को आपको फॉलो करना है। उसके अपने कुछ प्रिंसिपल है, कुछ अजम्पशंस है, उन्हीं को आपको फॉलो करना है। जैसे कि हमने जो पहला अजम्पशन सीखा है ऑलरेडी, क्या है वो? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये इस डबल एंट्री सिस्टम का ये अजम्पशन है। अंडरस्टूड? तो जो ऑर्गेनाइज तरीका है उसके अपने खुद के रूल्स से, प्रिंसिपल से, फॉर्मेट से, आपको उसी को फॉलो करना है। पर अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो लेकिन आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, देन यू आर डूइंग अनऑर्गेनाइज तरीके से। तो मतलब दुनिया में 2 ही रास्ते अकाउंटिंग के, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो ऑर्गेनाइज्ड में कितने तरीके हैं? एक ही। क्या नाम है उसका? डबल एंट्री सिस्टम। इज दिस पॉइंट क्लियर? एंड अगर अनऑर्गेनाइज करना है
तो अनऑर्गेनाइज आपको सीखने की जरूरत नहीं, वो सबको आता है, सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अनऑर्गेनाइज तो सब लोग अकाउंटिंग कर ही रहे हो, हिसाब तो कर ही रहे हो बचपन से किसी न किसी चीज का। उसके लिए क्या आपने कोई डबल एंट्री सिस्टम सीखा है? इफ यू आर डूइंग अकाउंटिंग विदाउट यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम देन इट बिकेम अनऑर्गेनाइज, जिसको बोला जाएगा सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या बोला जाएगा उसको? सिंगल एंट्री सिस्टम। ये पॉइंट क्लियर है? बट सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती है। सिंगल एंट्री का मतलब क्या है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट यूजिंग डबल एंट्री, देन यू आर यूजिंग सिंगल एंट्री। अकाउंटिंग कर रहा हूं लेकिन मैं डबल एंट्री सिस्टम का कोई रूल अप्लाई नहीं कर रहा, देन वो बन गया सिंगल एंट्री सिस्टम। इज दिस पॉइंट राइट? तो फिर से हाउ टू डू अकाउंटिंग, कितने तरीके? दो। कौन से दो तरीके हैं? ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यस और नो? ऑर्गेनाइज के अंदर कितनी मेथड्स है? एक ही। कौन सी? डबल एंट्री सिस्टम इज द ओनली सिस्टम व्हिच एग्जिस्ट इन द होल वर्ल्ड। एंड अनऑर्गेनाइज मतलब उसके अंदर कोई सिस्टम्स है? अनऑर्गेनाइज मतलब क्या है? सिंगल एंट्री मतलब क्या है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट यूजिंग डबल एंट्री, तो आप हिसाब कर रहे हो लेकिन यू आर नॉट यूजिंग डबल एंट्री, इट बिकेम सिंगल। सिंगल एंट्री सीखने की जरूरत है क्या? सिंगल एंट्री सबको आता है। छोटा मोटा हिसाब, जैसे मैंने आपको 500 रुपए का एग्जांपल दिया था कि पिकनिक पर गए, 500 रुपए थे, 50 रुपए बचे, तो आपने कागज पर हिसाब किया, तो दैट इज नथिंग बट सिंगल एंट्री। यू आर नॉट यूजिंग डबल एंट्री का प्रिंसिपल। इज दिस क्लियर? तो सिंगल एंट्री यानी कि जहां पर हम डबल एंट्री को अप्लाई नहीं करते। इज दिस पॉइंट क्लियर? डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। तो हमें कौन सा सीखना है, डबल की सिंगल? डबल। सिंगल सिखाने की जरूरत वो आता है आपसे। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? नोट इट डाउन, हाउ टू डू अकाउंटिंग। Done? तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? हाउ टू डू अकाउंटिंग। तो आप ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हो या फिर अनऑर्गेनाइज तरीके से। अनऑर्गेनाइज मतलब आपको सीखने की जरूरत, आप बचपन से किसी ना किसी चीज का हिसाब दिमाग में रखते आ रहे हैं। आपके पास नोटबुक्स कितने हैं, ड्रेस कितने हैं, जूते कितने हैं, या जेब में कैश कितनी है, या आपका अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में कितना पैसा है, वो आपको रफली पता होता है बिना कहीं पर एक्चुअल लिखे हुए। तो आप अकाउंटिंग ही कर रहे हो लेकिन सिंगल एंट्री। बट डबल एंट्री इज व्हिच वे ऑफ अकाउंटिंग? ऑर्गेनाइज्ड। नाउ व्हाई देयर इज ओनली डबल एंट्री सिस्टम, या डबल एंट्री सिस्टम ही क्यों यूज करना चाहिए? तो ये सिस्टम यूज करने से ही आपके जो दो एम है, क्या दो एम है? अकाउंटिंग क्यों करना है? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस एंड टू फाइंड फाइनेंशियल पोजीशन। वो केवल डबल एंट्री सिस्टम ही पूरा करता है। अगर आप सिंगल एंट्री करोगे तो आपके पास सिर्फ पैसे का हिसाब होगा, कितना पैसा है, कितना पैसा गया। आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन का कोई हिसाब नहीं होगा, आपके पास फायदे नुकसान का कोई हिसाब नहीं होगा। तो आपको अगर दोनों एम्स को सेटिस्फाई करना है तो आपको डबल एंट्री सिस्टम यूज करना। इज दिस पॉइंट? चले आगे। तो आप यहां पर आके एक नया सवाल खड़ा हो गया। अभी तक 3 सवाल थे। क्या था पहला सवाल? व्हाट इज अकाउंट? तो उसका जवाब क्या था? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो। क्यों रिकॉर्ड करो? फायदा नुकसान ढूंढने के लिए एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे रिकॉर्ड करें? क्या जवाब मिला आज? हाउ टू डू अकाउंटिंग। हाउ टू डू अकाउंटिंग मतलब कैसे रिकॉर्ड किया जाए बिजनेस ट्रांजैक्शन? बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। अब यहां पर आके नया सवाल खड़ा हो गया। क्या? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? क्या सवाल आ गया अभी? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? तो इसका जवाब सिंपल है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जहां पर बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा विद द कंसेप्ट ऑफ ड्युअलिटी। विद द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? ड्युअलिटी। पहले सुनो, समझो, फिर लिखो। तो अब सवाल क्या आया नया? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? उसका जवाब क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जहां पर बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा
but with the concept of duality. With the concept of what? Duality. Duality मतलब double entry. Duality means what? Double entry. मतलब क्या? मतलब हर ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा और दोनों हिस्से रिकॉर्ड किए जाएंगे. एक हिस्से को नाम दिया जाएगा डेबिट, दूसरे को नाम दिया जाएगा क्रेडिट. इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग. डबल एंट्री सिस्टम में डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि भाई हम अकाउंटिंग की एक सिस्टम है जिसमें हम बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. जिसमें हम क्या करेंगे? बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले हर ट्रांजैक्शन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? दो. एक पार्ट को नाम दे देंगे डेबिट, दूसरे पार्ट को नाम दे देंगे क्रेडिट. और हम डेबिट को भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करेंगे. That's why it is called as double entry system. Double entry. Every transaction will have double entry. ट्रांजैक्शन एक लेकिन एंट्री दो. समझ रहे हो? एक डेबिट एंट्री होगी, एक क्रेडिट. अब डेबिट क्या क्रेडिट क्या वो हम धीरे धीरे आगे जाके समझेंगे. किसको डेबिट बोलना है, किसको क्रेडिट बोलना है, कैसे ट्रांजैक्शन को दो हिस्सों में बांटना है, वो आगे का पार्ट है. अभी बस समझ में क्या आया? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसको यूज करके हम हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे. लेकिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? दो पार्ट्स में. डुअलिटी कंसेप्ट, राइट? दो पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे. एक पार्ट को क्या नाम देंगे? डेबिट. दूसरे पार्ट को क्या नाम देंगे? इज इट क्लियर? है सबका? ध्यान समझ में आया तो नोट इट डाउन. तो पहले ये नोट डाउन किया सबने. अब नोट डाउन करो व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम. डुअल एंट्री कंसेप्ट. So double entry system of accounting is used to record every business transaction using dual entry concept. Dual entry concept मतलब क्या? Under this concept, every transaction will be recorded in two parts. पहले पार्ट को क्या बोला जाएगा? डेबिट. दूसरे पार्ट को क्या बोला जाएगा? क्रेडिट. DR stands for डेबिट, CR stands for क्रेडिट. DR लिखते वक्त DR लिखेंगे लेकिन बोलते वक्त डेबिट बोलेंगे. लिखते वक्त CR लिखेंगे लेकिन बोलते वक्त क्रेडिट. राइट? तो लिखते वक्त DR बट बोलते वक्त डेबिट. लिखते वक्त CR बोलते वक्त क्रेडिट. राइट? दिस इज द यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म्स. क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल. मतलब दुनिया में कहीं पर भी जाओ बड़ा डी छोटा आर लिखो, इट विल बी टर्म्ड एज डेबिट. लेकिन बड़ा डी बड़ा आर लिखोगे तो है कि नहीं? तो डी बड़ा होना चाहिए, आर छोटा होना चाहिए, इज डेबिट. सी बड़ा होना चाहिए, आर छोटा होना चाहिए, इज क्रेडिट. यूनिवर्सली दे विल बी टर्म्ड एज डेबिट एंड क्रेडिट. इज दिस क्लियर? तो ये नोट डाउन करो. फिर एक और मजेदार चीज इसमें बताओ. Is it?
अब जरा डेबिट का स्पेलिंग बोलो, क्या है स्पेलिंग? DEBIT, और क्रेडिट का CREDIT। तो CR फॉर क्रेडिट साउंड ठीक कर रहा है, बट व्हाई DR फॉर डेबिट? यहाँ पर तो R है ही नहीं डेबिट में। तो ऑलवेज रिमेंबर, हम भले ही DR मतलब डेबिट बोल रहे, CR मतलब क्रेडिट बोल रहे, बट जो D है वो डेबिट का और R जो है वो रिकॉर्ड का है। So D stands for debit and small r stands for record. So DR का एक्चुअल लॉन्ग फॉर्म है डेबिट रिकॉर्ड, CR का एक्चुअल लॉन्ग फॉर्म है क्रेडिट रिकॉर्ड। बट अभी हम चीजों को शॉर्ट करने में माहिर है, तो DR को हम डेबिट रिकॉर्ड इतना ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? CR को क्रेडिट रिकॉर्ड इतना ना बोलते हुए क्या बोलते हैं? क्रेडिट। बट एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है? डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड। तो जो स्मॉल r है, R stands for record. Every transaction is recorded in two parts. One will be debit, another will be credit. मतलब one will be debit record, another will be credit record. That's why DR stands for debit record, CR stands for credit record. हम इतना नहीं बोलेंगे, हम बस क्या बोलेंगे? DR मतलब डेबिट, CR मतलब क्रेडिट। Is this clear? Without query, right? तो फिर सवाल क्या था तीसरा? How to do accounting? क्या जवाब मिला? By using double entry system. डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? तो डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करेंगे? हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट, राइट? बट अब सवाल आता है, हाँ सर ठीक है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट। लेकिन सर ये डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट कहीं ना कहीं तो क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो लिखने का कोई तरीका होना चाहिए कि आप आपके हिसाब से डेबिट कहीं पर भी लिखो, क्रेडिट कहीं पर भी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पहला सवाल क्या था एग्जाम? व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इस बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करना है? तो बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम। मतलब हर ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में बांट के रिकॉर्ड करो, डेबिट साइड रिकॉर्ड करो, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो। अब अगर मेरे को डेबिट रिकॉर्ड करना है और अगर क्रेडिट रिकॉर्ड करना है, राइट, मैंने आपको रूल बोल दिया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्रेडिट। ये पहला सिंपल रूल है। क्या है वो रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप वो रूल अप्लाई करके बोल रहे हैं, हाँ सर कैश आई डेबिट, नोटबुक गए नोटबुक क्रेडिट, राइट? फर्नीचर लिया पैसे दिए, तो आप बोलोगे सर फर्नीचर आया डेबिट, पैसे दिए कैश गई, कैश क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट रूल लगाना आप सीख गए, लेकिन वो जो डेबिट क्रेडिट है वो कहीं पर लिखना है कि हर कोई अपने अपने तरीके से लिखेगा कि सबका लिखने का तरीका सेम होना चाहिए। सवाल समझ रहे ना? डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया, किसको डेबिट लिखना है किसको क्रेडिट लिखना है। पर अगर लिखने का समय जब आएगा, जब नोट डाउन करोगे, जैसे अभी मैं जो आपको बोल रहा हूं, आप सब लोग लिख रहे हैं, लेकिन आप सबकी नोटबुक देखोगे तो सबका लिखने का तरीका सेम ही कि अलग अलग? अलग अलग। किसी ने 2 कलर के इंक यूज किए, ब्लैक क्वेश्चन के लिए, ब्लू आंसर के लिए, राइट? कुछ लोगों ने जैसे सामने दिख रहा है वैसे लिखा, कुछ लोगों ने उसको अपनी कलाकारी के हिसाब से लिखा, तो सबने अलग अलग तरीके से नोट किया। तो अगर डेबिट क्रेडिट भी सब लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? तो फिर यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हो जाएगा कि इसने डेबिट उधर लिखा है, इसने डेबिट उधर लिखा है, इसने डेबिट कहीं और लिखा है। डेबिट सबका एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो वो तरीका पहले समझना पड़ेगा। पर अगर सब लोग एक जैसे ही डेबिट लिखेंगे तो किसी का भी डेबिट लिखा हुआ आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अगर सबका डेबिट लिखने का तरीका एक ही है तो उसने क्या डेबिट बोला है, मैंने क्या डेबिट बोला है, इट हैज टू बी सेम। उसका क्रेडिट मेरा क्रेडिट हैज टू बी सेम, दिखाई भी सेम देगा, लॉजिक भी सेम होगा, रूल भी सेम होगा। बट रूल सेम है लेकिन दिखाई अलग देगा तो काम नहीं बनेगा। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये क्लियर है? तो अकाउंटिंग की अपनी खुद की एक प्रोसेस भी होनी चाहिए। सिस्टम तो है, लेकिन सिस्टम के अंदर लिखने की भी एक टेक्निक, लिखने की भी एक प्रोसेस होनी चाहिए। तो वही हमारा अगला पार्ट है कि जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं या एंट्रीज लिखते हैं तो इस एंट्रीज की एक प्रोसेस है। एंट्री लिखने की क्या है? एक प्रोसेस, राइट? तो ये प्रोसेस बटी हुई है इन दिस पार्ट्स।
कि सबसे पहले आता है जर्नल। क्या आता है? जर्नल। मतलब क्या? लॉजिकली समझो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपका स्टेशनरी का शॉप है, आपने आज पैसे देके स्टेशनरी खरीदी, आपने 10,000 रुपए दिया और से आपने नोटबुक्स खरीदी, तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? आपने पैसे दिए और नोटबुक खरीदे, इज इट अ ट्रांजैक्शन? यस। क्या दो हिस्से इसमें, क्या आया क्या गया? नोटबुक्स आई, पैसे गए। अगर वो जो रूल है जो मैंने आपको अभी बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट किसको बोलोगे? नोटबुक को। एंड कैश जा रही है, कैश को क्या बोलोगे? क्रेडिट। कि नोटबुक अकाउंट या नोटबुक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ये पॉइंट क्लियर? और अब ये डेबिट क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको लिखना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले उसको लिखोगे इन जर्नल। कहां लिखोगे? जर्नल में। जैसे ही एंट्री होगी, जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन की तुरंत एंट्री कहां लिखोगे? जर्नल। एंड इस जर्नल का फॉर्मेट है वो सबका फॉर्मेट सेम होगा, सब लोग जर्नल ड्रॉ करेंगे और उस जर्नल में जो डेबिट है वो लिखेंगे, जो क्रेडिट है वो भी लिखेंगे, तो सबका एंट्री, सबका फॉर्मेट एक जैसे। इज दिस पॉइंट? फिर तुरंत आपने किसी को नोटबुक्स बेच दिए, कोई आया ग्राहक, उससे 500 रुपए लिए, नोटबुक्स दे दी, तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? अरे इज इट अ ट्रांजैक्शन? यस और नो? क्या हो गया? क्या आया क्या गया? कैश आई और नोटबुक्स गए, तो कैश आई डेबिट, नोटबुक गए क्रेडिट। यस और नो? तो ये डेबिट क्रेडिट फिर से कहां लिखोगे? जर्नल। फिर एमएससीबी वालों से फोन आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का लास्ट डेट है, पे करो। आपने तुरंत 10,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, समझ रहे हो कि नहीं? तो इज इट अ ट्रांजैक्शन? कैसे? पूरे महीने में हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की और आज कैश पे की, तो कैश गई और इलेक्ट्रिसिटी बिल का खर्चा आया, खर्चे में गए 10,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम किया, सर्विस यूज की, हमने पैसा दी और इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस यूज की। महीने का एंड था, तो जो ओनर है दुकान का उसका फोन आया कि रेंट पे कर, 15,000 उसको ट्रांसफर कर दिया, या 15,000 कैश पहुंचा दी उसके घर पर, तो फिर से कैश गई और सर्विस आई। तो एक को डेबिट एक को क्रेडिट, ऐसे हम हर ट्रांजैक्शन को ब्रेक करके लिखेंगे, लेकिन कहां लिखेंगे? जर्नल पे। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे? दो हिस्सों में डिवाइड करके कहां लिखेंगे? जर्नल में। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा कौन डेबिट कौन क्रेडिट, नहीं समझ में आ रहा तो भी चलेगा, बट प्रोसेस समझो। क्या है प्रोसेस? कि जैसे ही बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे। किसको डेबिट बोलना है, किसको क्रेडिट बोलना है, बात का बाद में, बट जैसे ही ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कितने पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे? दो पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स? डेबिट एंड क्रेडिट। एवरी ट्रांजैक्शन विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल, राइट? बट जर्नल इज नॉट द ओनली थिंग विच यू हैव टू मेंटेन और विच यू हैव टू प्रिपेयर। एक बार जर्नल में सारी एंट्रीज आ गई, तो जर्नल का एक प्रॉब्लम है, इट इज जनरल। इट इज व्हाट? जनरल। जनरल मतलब यहां पर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं, कोई स्पेसिफिक एंट्रीज नहीं। जैसे आप स्कूल में डायरी मेंटेन करते थे, कैलेंडर बोलते थे, कोई डायरी बोलता है उसको, डेली होमवर्क लिखते थे उसको, आज ऊपर डेट लिखते थे, फिर होमवर्क, हिंदी का होमवर्क, ये सब लिखते नहीं लिखते थे? हमारे टाइम पर तो था, आपके टाइम पर था, कुछ लोग लिखते थे, पहले 10-12 पन्ने पर लिखा, बाद में भूल गए, राइट? तो उस पर आप डेली क्या काम करना है वो लिखते हो। अगर मैंने महीने के एंड में पूछा कि पूरे महीने में हिंदी का होमवर्क क्या था, अब केवल हिंदी का होमवर्क का अलग से पेज बनाया क्या आपने? आपने डेटाबेस लिखा, तो आप क्या करोगे? पन्ने पलटोगे, 1 तारीख का हिंदी का होमवर्क, 2 तारीख का हिंदी का होमवर्क, 3 तारीख का, ऐसा अलग से लिस्ट बनाओगे, समझ रहे हो कि? और फिर आपको पूरे महीने का हिंदी का होमवर्क मिलेगा, मतलब आपको पूरे महीने की हिंदी के होमवर्क की समरी मिलेगी। तो वैसे अगर मैंने अकाउंटिंग में आपको पूछा कि भाई पूरे महीने में कितना माल खरीद किया, परचेस कितना किया, बताओ, तो आपके पास कोई उसका जवाब जर्नल से तो नहीं मिलेगा। आप फिर हर तारीख को स्कैन करोगे, परचेस कैलकुलेटर प्रोटोकॉल करोगे, सॉरी। बट अगर मैंने अगले महीने पूछा तो आपको फिर से ये महीने का प्लस पिछले महीने की जर्नल एंट्रीज देखनी पड़ेगी। तो वही काम आसान करने के लिए हम जर्नल के बेसिस पर अगला चीज बनाते कॉल्ड एज लेजर, जिसमें मैं क्या करूंगा? परचेस का हिसाब अलग करूंगा, सेल्स का हिसाब अलग करूंगा, कैश का हिसाब अलग करूंगा, रेंट का हिसाब अलग करूंगा, ताकि
मेरे पास सारे आइटम्स का समराइजेशन। मेरे को बार बार जर्नल पलटने की जरूरत नहीं कि पूरे महीने में कितना परचेस किया, लेजर देख के बताऊंगा। जनवरी में कितना परचेस किया, लेजर देख के बताऊंगा। मार्च में कितना परचेस किया, लेजर देख के बताऊंगा। मेरे को जर्नल देखने की जरूरत, तो जर्नल में एक बार आपकी एंट्री आ गई, उन्हीं एंट्रीज से आप क्या बनाओगे, लेजर। बट लेजर बनाने के लिए जर्नल एंट्री होना जरूरी है। इसमें आपको एग्जांपल दिया हिंदी, तब क्या करोगे, हिंदी होमवर्क करके अलग से पन्ना बनाओगे, हर तारीख का होमवर्क वहां पर छपो, हिस्ट्री का होमवर्क, तो नथिंग बट आप हिंदी का लेजर बनाओ। वैसे मैंने बोल दिया हर महीने का परचेस बताओ, परचेस का सेपरेट हिसाब बनाओ, तो आप परचेस का लेजर बनाओगे और हर जनवरी महीने में जितने भी परचेस के ट्रांजैक्शन है उस लेजर में कॉपी करो, तो एक जगह पर पूरा परचेस का हिसाब आपको मिलेगा। इस लेजर, राइट? कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आगे की बात। इज दिस क्लियर? बट लेजर क्यों बनेगा वो समझ रहे हो? लेजर बनने से क्या होगा, समराइजेशन, स्पेशलाइज। जो परचेस अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो क्या महीने में एक या दो बार ही परचेस करूंगा? अरे हाँ है ना। अगर मेरा स्टेशनरी शॉप है तो महीने में एक दो बार ही खरीदी होगी क्या? बार बार खरीदी होगी। महीने में एक दो बार ही सेल होगा क्या? बार बार होगा। डेली बेसिस पर सेल होगा। अगर डेली बेसिस पर मैंने 4-5 बार माल बेचा है तो मेरे पास डेली 5 सेल की एंट्री है। महीने की 200 एंट्री है सेल की, साल की महीने की 200 तो साल की कितनी होगी, 2400 एंट्री। और अगर मैंने साल के एंड में बोला भाई पूरे साल का सेल बताओ, तो आप वो 2400 एंट्री ढूंढते बैठोगे क्या? नहीं। तो व्हाट इज द इजी वे, लेजर बनाओ। हर महीने हर हफ्ते क्या करो कि महीने भर के सेल्स की एंट्री एक साथ उठाओ, लेजर, या हफ्ते भर की सेल्स की एंट्री उठाओ एक साथ, लेजर। ये डेली बेसिस पर करो। इधर जर्नल करो तुरंत लेजर करो, जर्नल करो लेजर करो, इट इज अप टू यू। बट जर्नल एंट्री के बाद क्या बनना चाहिए, लेजर बनना ही चाहिए, जिसमें आपको क्या मिलेगा, समराइजेशन। क्या क्या हिसाब हुआ है उसका स्पेशलाइजेशन मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? ये लेजर भी किसका पार्ट है, डबल एंट्री सिस्टम का ही पार्ट है। तो लेजर का भी अपना एक अपना फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट में आपको लेजर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो हम जर्नल चैप्टर खत्म होने के बाद करेंगे। इज दिस क्लियर? राइट? तो फिर से बताओ, व्हाट इज जर्नल? जर्नल का क्या काम है, जैसे ही बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में नोट डाउन करेंगे, जर्नल में लिखेंगे। इसलिए जर्नल को प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। प्राइमरी अकाउंटिंग का पहला प्रथम बुक प्राइमरी। जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी अभी आए, तो ऐसे ही अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से होगी, जर्नल यानी कि प्राइमरी बुक्स। फिर जर्नल के बेसिस पर हम क्या बनाएंगे, बट लेजर क्यों बनाएंगे, लेजर बनाने से हमें क्या मिलेगा, समराइजेशन, स्पेसिफिक एंट्रीज मिलेगी। राइट? सिर्फ सेल्स का हिसाब मिलेगा, सिर्फ परचेस का हिसाब मिलेगा, सिर्फ कैश का हिसाब, सिर्फ बैंक का हिसाब, सिर्फ रेंट का हिसाब, सिर्फ सैलरीज का हिसाब, तो सारे हिसाब आपको क्या मिलेंगे, सेपरेटली एक जगह पर मिलेंगे। आपको बार बार जर्नल पलटने की जरूरत, इज दिस पॉइंट? बट यहां पर खत्म नहीं होता आपका काम। राइट? हमारा एम क्या है, प्रॉफिट लॉस ढूंढना एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो यहां पर नहीं मिलेगा। राइट? तो उसके लिए आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट। लेकिन अच्छा, फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या, कि हम साल भर के हिसाब को फाइनलाइज कर रहे हैं। राइट? जो मैंने समरी निकाली है उस समरी में से मैं सारे खर्चे एक तरफ, सारे इनकम एक तरफ, अब इनकम माइनस खर्चा, मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। राइट? और उन्हीं समरी में से मैं सारे एसेट्स एक तरफ और सारी लायबिलिटीज एक तरफ लिखूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब एक बार आपके पास समराइज हिसाब आ गया तो उसी समराइज हिसाब को बेस लेके आप फाइनल अकाउंट्स बना सकते हो। फाइनल अकाउंट्स में क्या करोगे आप, सिंपली जो समरी है, सेल्स की समरी, परचेस की समरी, रेंट की समरी, वो सारी उठा के एक जगह पर लेके आओगे। एक तरफ सारे खर्चे लिखोगे, एक तरफ सारे इनकम, और फिर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आपको बिजनेस का ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा, फायदा। समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारा एम क्या, अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं हम, फायदा नुकसान ढूंढने के लिए। तो लेजर क्यों बनाया, ताकि हमें समरी मिले। इस समरी में हमें सारे खर्चों की लिस्ट, सारे इनकम की लिस्ट,
सारे एसेट्स की लिस्ट, सारे लायबिलिटी की लिस्ट मिलेगी। और फिर जब इनकम एक्सपेंडिचर को मैं सामने सामने रखूंगा तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर विल बी माय प्रॉफिट। अगर आंसर नेगेटिव आए तो इट इज माय लॉस। सारे एसेट्स की लिस्ट, सारी लायबिलिटी की लिस्ट एक सामने रखूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? फाइनेंशियल पोजीशन। बट अगर मैं लेजर से डायरेक्टली फाइनल अकाउंट करूंगा तो देयर माइट बी अ चांस कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो उन दोनों के बीच में एक स्टेप है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? अब व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज वेरी सिंपल। ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है? टेस्ट करना, ट्राई करना। अब जब मॉल में जाते हो, कपड़े खरीदते हो, तो ऐसे रैक से उठा के डायरेक्टली बिलिंग काउंटर पर लेके जाते हो, ये अच्छा लगा बिल करो। इन दोनों के बीच में क्या है? ट्रायल रूम। ट्रायल करते हो ना कि साइज, शेप, कलर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो फिट हो रहा है, ट्रायल सही है, तो फिर आप उसको फाइनल करते हो। बाहर आते हो और मम्मी पापा को बोलते हो हाँ ये 4 फाइनल है, इसको ये 2 फाइनल है। बोलते नहीं फाइनल है। फाइनल मतलब दिस इज माय फाइनल चॉइस, इसका बिल करो। तो भाई फाइनल अकाउंटिंग करने से पहले आई हैव टू टेक ट्रायल। ट्रायल मतलब क्या कि मैंने अभी तक जो अकाउंटिंग किया, जर्नल, लेजर, देयर माइट बी अ चांस कि इसमें क्या हो, मिस्टेक्स हो, गलतियां हो, एरर्स हो। तो अकाउंट्स को फाइनल करने से पहले मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा जो कि मुझे बताएगा कि आपके बुक्स में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो फिर आप एरर को क्या करोगे? रेक्टिफाई करोगे, फिर से ट्रायल बैलेंस बनाओगे। जब तक ट्रायल बैलेंस आपको सही फिगर नहीं बताता तब तक आप फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाओगे, या यू विल अवॉइड मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कळतंय का डॉक्युमेंट चाललाय? नक्की आहे लक्ष? तो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ बेसिकली आप बोल सकते हो अकाउंटिंग चेक। अकाउंटिंग तो कर रहे हो, जर्नल एंट्री कर रहे हो, लेजर कर रहे हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने पर यह पता चलेगा कि आपने जो अकाउंटिंग की है क्या उसमें कोई एरर्स है या राइट। अगर एरर नहीं है तो फिर आप फाइनली क्या बनाओगे? फाइनल अकाउंट्स, जिसमें जो हमारा एम है वो पूरा होगा। आपको फाइनल अकाउंट्स में क्या पता चलेगा? बिजनेस के फायदा नुकसान एंड बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। दिस पॉइंट क्लियर? This is the whole process you have to follow every year. Every year वो साइकिल चलती रहेगी। नया साल स्टार्ट हुआ, कब होता है इंडिया में नया साल? फाइनेंशियल ईयर। तो वैसे आप बोलोगे नया साल जनवरी में स्टार्ट होता है, बट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। और एंड कब होता है? 31 मार्च। एंड कब होता है? 31 मार्च, राइट। तो अब हर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का हिसाब इस प्रकार मेंटेन करें। जैसे 1 अप्रैल स्टार्ट होगा, अब क्या करोगे? 1 अप्रैल से नया जर्नल, उसी जर्नल से लेजर। जर्नल की एंट्रीज कब कब लिखोगे? जर्नल में कब कब एंट्री लिखोगे? जब जब ट्रांजैक्शन होगी तुरंत, इमीडिएट बेसिस। अभी माल बेचा तुरंत एंट्री, माल खरीदा तुरंत एंट्री। या आपका दिन भर बिजी है, आपके पास कोई स्पेशल अकाउंटेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? दिन के एंड में जो जो माल खरीदा उसकी एंट्री, जो जो माल बेचा उसकी एंट्री, या बाकी जो जो ट्रांजैक्शन दिन भर में की महीने के मतलब दिन के एंड में एंट्रीज करो, जर्नल, राइट। फिर मे बी उसी टाइम पर लेजर बना सकते हो। अगर बहुत एंट्रीज है तो तुरंत लेजर बनाना। अच्छा, ये सब में मैनुअल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री के तुरंत बाद लेजर किया, या ज्यादा एंट्रीज नहीं है तो हफ्ते के एंड में लेजर किया, कि पूरे हफ्ते की जर्नल एंट्री का एक साथ लेजर में एंट्रीज कर, राइट। ट्रायल बैलेंस कब बनाते हैं? अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो हर क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने बाद, राइट। बट अगर बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है तो साल में एक बार फाइनल अकाउंट से जस्ट पहले, ताकि हमें कंफर्मेशन मिले कि फाइनल अकाउंट्स के लिए हमारी अकाउंटिंग सही है, कोई एरर, राइट। तो ट्रायल बैलेंस आप क्वार्टरली बना सकते हो या एनुअल बना सकते हो। फाइनल अकाउंट्स कब बनेंगे? एट द एंड ऑफ द 31 मार्च। आपको साल का हिसाब चाहिए, साल का प्रॉफिट चाहिए, राइट। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो हर 3 महीने में ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। बट जो हम पढ़ने वाले, राइट, हम सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप का पढ़ने वाले हैं, वो साल में कितनी बार फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे? एक बार। साल में कितनी बार ट्रायल बैलेंस बनाएंगे? एक बार। अब चाहो तो साल में 4 बार ट्रायल बैलेंस बना सकते, राइट। अब मजेदार बात, ये सारी बात की हमने मैनुअल अकाउंटिंग, किसकी? बट अब जब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हो, आप डबल एंट्री सिस्टम ही यूज करते हो।
आप बस कंप्यूटर में जर्नल एंट्री एंटर करते हो, उस जर्नल एंट्री से लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स ऑटोमेटिक बनता है। यही आपका सॉफ्टवेयर काम कर देता है, क्योंकि जब जर्नल बेस है ना, अब जर्नल एंट्री नहीं करोगे तो जर्नल से लेजर बन ही नहीं सकता, अगर लेजर नहीं तो ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, ट्रायल बैलेंस नहीं तो फाइनल अकाउंट नहीं बन सकता। दिस इज द प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। जर्नल एंट्री देने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन। जैसी ट्रांजैक्शन होगी जर्नल एंट्री, तुरंत उस जर्नल एंट्री से लेजर, तो लेजर बनाने के लिए क्या होना चाहिए? जर्नल एंट्री। बिना जर्नल एंट्री के लेजर नहीं बन सकता। लेजर के बाद क्या बनेगा? मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए? लेजर। बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रायल बैलेंस। और बट अगर देखा जाएगा तो सबका बेस क्या है? जर्नल। जर्नल का बेस क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से जर्नल हुआ, जर्नल से लेजर हुआ, लेजर से ट्रायल बैलेंस हुआ, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। जर्नल गलत तो लेजर गलत, लेजर गलत तो ट्रायल बैलेंस गलत, ट्रायल बैलेंस गलत तो, और अगर ट्रायल बैलेंस गलत है तो समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो गलती आप ढूंढ के रेक्टिफाई कर सकते। ट्रायल बैलेंस इज अ चेक कि भाई चेक सही है कि नहीं, जरा चेक कर, राइट। ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होती है, अगर दोनों साइड मैच हो रही है मतलब आपका अकाउंटिंग सही। अगर मैच नहीं हुआ, डिफरेंस है, मतलब आपके अकाउंटिंग में कुछ ना कुछ एरर है, गड़बड़ है, तो पहले उनको चेक करो या उनको ढूंढो, उनको रेक्टिफाई करो, फिर इस दिस पॉइंट कोई डाउट, कोई दिक्कत। तो आज का सबसे बड़ा सवाल क्या था? हाउ टू डू अकाउंटिंग। उसका जवाब क्या मिला? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कौन से कंसेप्ट पर? डुअल एंट्री कंसेप्ट। मतलब क्या? हर एंट्री को दो पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एक पार्ट को क्या नाम देंगे? डेबिट। दूसरे पार्ट को क्या नाम देंगे? क्रेडिट, राइट। और इन दोनों डेबिट क्रेडिट को उठा के कहां रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल। फिर जर्नल के बाद की प्रोसेस इज ऑटोमेटिक। आपको फिर से ट्रांजैक्शन पढ़ने की जरूरत, एक बार जर्नल हो गया, जर्नल से ही लेजर बनेगा, लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स में ही हमारा जो एम है वो पूरा होगा। वो क्या एम है? प्रॉफिट लॉस मिलेगा एंड फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगी। यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस हो जाएगी इस पॉइंट में। तो 11th में आपको सीखना क्या है? ये सब सीखना। जर्नल, हाउ टू प्रिपेयर जर्नल, हाउ टू प्रिपेयर लेजर, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। यही पूरा आपका 11th का सिलेबस है, राइट। बस इतना ही नहीं है। अब जैसे मैंने बोला कि जब ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो क्या मिलेंगे? अगर ट्रायल बैलेंस टैली हुआ तो ठीक, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? एरर्स। तुम एरर्स को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू रेक्टिफाई द एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी एक चैप्टर है, राइट। जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो बैंक और आपका हिसाब आपको रिकंसाइल करना पड़ता है। बैंक के पास जो आपका खाता है उसकी एंट्रीज और आपके पास जो एंट्रीज है उन एंट्रीज को क्या करना पड़ता है? रिकंसिल। व्हाट इज रिकंसिलिएशन बाद में देखेंगे। तो वो रिकंसिलिएशन भी हमें सीखना है। मतलब इन चैप्टर के साथ साथ देयर आर एडिशनल चैप्टर्स आल्सो जो इस प्रोसेस का पार्ट है। पूरे प्रोसेस में नहीं, लेकिन प्रोसेस के साथ चलता है। ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो एरर आएगा, तो एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो बैंक का हिसाब रिकंसाइल करना पड़ेगा, तो बीआरएस बनाना पड़ेगा, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन, राइट। फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो तो जितने भी आपके एसेट्स हैं, राइट, उन एसेट्स को आपको साल के एंड में डेप्रिसिएट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएट। तो वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हमें सीखना पड़ेगा, तो वो भी हमारा एक चैप्टर है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, राइट। और एक मजेदार चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या है चैप्टर का नाम? आप भी बोलोगे सर आपने तो बोला था सिंगल एंट्री सिस्टम सीखने की जरूरत नहीं है, बट सिलेबस में है। तो उस सिलेबस में हम सिंगल एंट्री सिस्टम, भले चैप्टर का नाम है, उसमें हम सिंगल एंट्री नहीं पढ़ने वाले, उसमें हम ये पढ़ने वाले कि भाई सिंगल एंट्री अगर है मेरे पास तो उसको डबल एंट्री में कैसे करना। चैप्टर का नाम सिंगल एंट्री है, बट हम सिंगल एंट्री नहीं पढ़ने वाले, कन्वर्जन, सिंगल एंट्री को कैसे डबल एंट्री में कन्वर्ट किया जाए, दैट इज योर सिलेबस। तो जो मैं बोल रहा हूँ ये तो चैप्टर आपको पढ़नी पड़नी, राइट। फाइनल अकाउंट्स के साथ साथ डेप्रिसिएशन एंड बीआरएस, राइट। ट्रायल बैलेंस के साथ साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एंड एक सबसे मजेदार चैप्टर है अभी जो मैंने जर्नल के बारे में बात की,
जर्नल इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. जर्नल इज व्हाट? टाइम कंज्यूमिंग. टाइम जाता है. क्यों? अगर दिन में मैं 200 बार माल बेच रहा हूं, बड़ा बिजनेस है, दिन में मैं 200 बार माल बेच रहा हूं, तो मेरे को 200 जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी. समझ रहे कि नहीं? लेकिन काम एक ही कर रहा हूं, क्या है? माल बेचना. तो 200 बार मेरे को सेल करने की एंट्री करनी पड़ेगी. 10 बार खरीद रहा हूं तो 10 बार परचेस की एंट्री करनी पड़ेगी. हर बार ट्रांसपोर्टर को पैसा देकर रहा हूं तो 220-25 बार मेरे को ट्रांसपोर्टर को पे करने की एंट्री करनी पड़ेगी. तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, टाइम कंज्यूमिंग. तो कुछ लोगों ने बोला भाई जर्नल के सब्स्टिट्यूशन में कुछ होना चाहिए, जर्नल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तो उसने जर्नल की जगह लाया सब्सिडरी बुक्स. क्या लाया? तो बोले भाई कि जैसे ही बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी हम जर्नल में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स इज अ कंबाइंड वर्जन ऑफ लेजर एंड जर्नल. तो जिसमें आपका लेजर का काम भी आसान हो जाता है और जर्नल का काम भी आसान हो जाता है. राइट? बट एग्जाम में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा. एग्जाम में बोला है जर्नल एंट्री देनी है तो आपको जर्नल एंट्री देनी, तो यहाँ पर सर ने बोला था जर्नल नहीं करोगे सब्सिडरी बुक्स करोगे तो भी चलेगा. प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है. प्रैक्टिकल समझते हो ना? आपका बिजनेस है, आपको अकाउंटिंग करना है, बट आपको जर्नल एंट्री से डर लग रहा है, तो आप जर्नल एंट्री ना करते हुए क्या कर सकते हो? सब्सिडरी बुक्स बना सकते हो. तो वो भी एक चैप्टर में पढ़ना. राइट? बट एग्जाम में आपके पास ऐसा ऑप्शन, एग्जाम में बोला जर्नल एंट्री तो आपको जर्नल एंट्री करना है. आप उन्हीं ट्रांजैक्शन का सब्सिडरी बुक्स भी बना सकते हो. ट्रांजैक्शन तो वही लॉजिकल कॉमन वही रहेगी. माल खरीदा, माल बेचा, रेंट पे किया, सैलरी पे किया. राइट? जर्नल एंट्री के टाइम पर जर्नल एंट्री करेंगे, सब्सिडरी बुक्स के टाइम पर सब्सिडरी बुक्स करेंगे. इज दिस पॉइंट? राइट? तो हमें जो चैप्टर्स पढ़ने, जर्नल के साथ क्या पढ़ना है? सब्सिडरी बुक्स. राइट? ट्रायल बैलेंस के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. राइट? फाइनल अकाउंट्स के साथ जो मैंने 2 चैप्टर्स के नाम लिए, एक है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन, एंड जो मैंने और एक नाम लिया था सिंगल एंट्री सिस्टम. बट जिसमें हम सिंगल एंट्री नहीं सीखने वाले, वो क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू कन्वर्ट सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री. तो ये पूरा आपका सिलेबस है जो आप 11 में पढ़ने वाले हो. मैंने जानबूझकर डेप्रिसिएशन एंड बीआरएस नहीं लिखा क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है हर कॉलेज इन 2 चैप्टर को ड्रॉप करता है. क्यों? क्योंकि आपका कॉलेज लेट चालू होता है. इस साल ऐसा लग रहा है कि जुलाई एंड तक चालू हो जाएगा. राइट? या जून एंड तक भी हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो वेरी गुड. बट हमेशा कॉलेज स्टार्ट होता था अगस्त में, तो अगस्त के बाद मार्च तक पूरा सिलेबस किसी कॉलेज का कंप्लीट नहीं होता. 60-70% ही सिलेबस कंप्लीट करते थे. ये 2 चैप्टर हर कॉलेज ड्रॉप करते. राइट? बट अगर इस बार ड्रॉप नहीं किया तो हम पढ़ेंगे. वैसे हम क्लास में पढ़ते थे उसको. राइट? हम ड्रॉप नहीं करते थे क्योंकि हम जल्दी स्टार्ट करते, तो वी यूज्ड टू लर्न एवरीथिंग. इज दिस पॉइंट? राइट? तो व्हाट आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू लर्न? एक बार समराइज करते हैं. एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें? जर्नल. जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल. ये तो 5, ये 4 तो कंपल्सरी पढ़नी ही पढ़नी. उसके साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? सब्सिडरी बुक्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट, डेप्रिसिएशन एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. तो ये आपके पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स बने. राइट? एक और चैप्टर है, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो दैट इज कंप्यूटर इन अकाउंटिंग. वो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं. दैट इज प्योरली थ्योरी. राइट? उसमें केवल 2 से 3 मार्क्स के क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आते हैं. उस पर कोई भी सम सॉल्व करने के लिए नहीं है. राइट? कॉलेज में उस पर आपको असाइनमेंट दी जाएगी, बस वो असाइनमेंट आपको लिख के कॉलेज को सबमिट करना है. इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े. तो अब जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. क्या होगा उसका नाम? जर्नल. जर्नल क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर हर ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो सारा हमारा एजेंडा. राइट? एंड अगले 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. राइट? आप किसी भी कॉमर्स के बच्चों को पूछो, उसको बोलो भाई अकाउंटिंग में सबसे डिफिकल्ट क्या है, तो बोलेगा जर्नल एंट्री. क्या बोलेगा? राइट? एंड अगर जर्नल एंट्री डिफिकल्ट होगी तो समझो जर्नल से क्या बनने वाला है आगे? जर्नल नहीं समझ में आएगा तो लेजर. फाइनल अकाउंट्स हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे. राइट?
फाइनल अकाउंट्स के लिए जर्नल नहीं भी आ रहा तो भी चलता है, बट लेजर के लिए जर्नल आना जरूरी, राइट। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर आना जरूरी। दिस पॉइंट, जर्नल इज द सेकंड स्टोन ऑफ योर बिल्डिंग। पहला स्टोन मैंने जो बोला था वो कौन सा है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। आप अगर अकाउंटिंग को बिल्डिंग मानो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, पहला स्टोन इज सेपरेट एंटिटी, सेकंड स्टोन इज जर्नल एंट्री देना, राइट। अगर जर्नल एंट्री देने में आप माहिर हो गए तो आपको अकाउंटिंग में कभी भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मार्क मार्क, राइट। अब जब हमारा अगला लेक्चर होगा अकाउंटिंग का, दैट होगा ऑन मंडे। तो मंडे आने से पहले सबके पास अपना खुद का अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक होना जरूरी, 11th का अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक, राइट। आप कल संडे तो जाके खरीद सकते हो और पहले से खरीदा है तो वेरी गुड, राइट। दूसरा, खुद का पेन, खुद की पेंसिल, खुद की स्केल। स्केल समझते हो, लेकिन स्केल छोटी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बड़ी चाहिए, फुट पट्टी, 12-15 सेंटीमीटर वाली नहीं चाहिए, 30 सेंटीमीटर की जो बड़ी स्केल आती है। एंड अगर वो लकड़ी की हो तो वेरी गुड, स्टील की होगी तो और भी बढ़िया। इज दिस क्लियर? प्लास्टिक की थोड़ा सा वो टूट जाता है बैग में रखने से, निकालने से, राइट। एंड नोटबुक होना जरूरी है। अब नोटबुक कैसे चाहिए? तो नोटबुक चाहिए बड़े साइज, मतलब लाइक दिस, A4 पेज की आती है, उसको A4 नोटबुक। छोटा डायरी, स्कूल के बचे हुए नोटबुक्स यूज नहीं करते। बड़ा A4 साइज वाला, पन्ने चाहे 50 और 100 हो, बट अगर 200 की बनाओगे तो वेल, मतलब आपको एटलीस्ट पहले 4-5 चैप्टर तो उसमें हो जाएगा। तो क्या क्या लेके आओगे मंडे को, बोलो एक बार। पहला क्या? टेक्स्ट बुक, कौन से सब्जेक्ट की? अकाउंट। दूसरा, नोटबुक A4 साइज 200 पन्ने। तीसरा, पेन, पेंसिल, स्केल, राइट। और साथ में पेंसिल के लिए शार्पनर, गलत हो गया तो इरेजर। तो ये अपना खुद का सामग्री लेके आओ, राइट। इट इज लाइक जब सोल्जर वॉर पर जाता है बंदूक घर पर नहीं रखता है, तो वैसे जब अकाउंटिंग यानी कि वॉर पर आ रहे हो तो खुद का मटेरियल लेके आओ। ये तो फॉर्मेट बनाते हो, जरा पेंसिल दे, जरा स्केल दे, तो रुकना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं ऑन मंडे। बाय बाय एवरीवन। चलो ऑनलाइन वालों, यस। और ये सारे स्टेट बुक के बुक्स है, ऑनलाइन पूछ रहे हैं सर, स्टेट बोर्ड बुक्स चलेंगे ना? ये स्टेट बोर्ड की चाहिए, हम स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं।